Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आज हम राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण 40 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन लिए जो कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगामी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है। बात करते हैं संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत जो है एक राज्यों का संघ है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। इसका सही हो जाएगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, क्योंकि भारत जो है एक राज्यों का संघ है। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है। तो भारत का राष्ट्रपति क्या होता है? अभी जस्ट पर आप जो कि भारत जो है एक राज्यों का संघ है, तो भारत का राष्ट्रपति क्या होगा? राज्य का क्या होगा? प्रधान होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, राज्य का प्रधान होता है भारत का राष्ट्रपति। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? इसका भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। इसका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान में वर्णित है कि देश का जो प्रथम नागरिक होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति कहलाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष सुप्रीम कमांडर कौन होता है। जैसा कि दिया है कि भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं, जैसा कि थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इसका जो अध्यक्ष होता है सुप्रीम कमांडर कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35 वर्ष होनी चाहिए। भारत के किसी भी व्यक्ति की अगर राष्ट्रपति निर्वाचित होना है तो उसके लिए कम से कम उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। इसकी और भी योग्यता है, लेकिन आयु से संबंधित उनकी योग्यता क्या है? कम से कम 35 वर्ष उनका आयु होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। अभी आप जस्ट पढ़े, राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए कम से कम कितनी आयु थी? तो 35 वर्ष आयु थी। जबकि यहाँ पर दिया क्वेश्चन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई आयु सीमा नहीं दिया है। तो भारत के राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दिया है, जबकि न्यूनतम आयु कितना दिया है? 35 वर्ष दिया है। तो आप याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं दिया है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं दिया है। तो इसका भी सही क्या है? ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं दिया है। एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देता है तो किसे सौंपेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है और उपराष्ट्रपति जो होता है इसकी सूचना प्रधानमंत्री को देता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं तो उनको कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वही राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये किस अनुच्छेद के तहत दिलाते हैं? अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। तो बात करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, और प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है? भारत का राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष रूप और अप्रत्यक्ष रूप क्या होता है? जैसा कि भारत की अगर जनता के द्वारा अगर कोई भी व्यक्ति चुना जाता है तो वो क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से। जैसा कि पार्लियामेंट्री सदस्य जितने भी सांसद होते हैं
वो क्या होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, जबकि भारत के जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारत की जनता के द्वारा जो चुने गए सांसद होते हैं और विधानसभा के सदस्य होते हैं, उसी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जिसमें भारत की जनता सीधे मत नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसा कि कोई भी राष्ट्रपति अगर संविधान के प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लगाया जाता है। तो ये किस देश से लिया गया था महाभियोग, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। भारत के अगर राष्ट्रपति कोई भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करता है तो उस पर महाभियोग लाया जाता है। तो ये किस देश से लिया गया था, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका से लिया गया था। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद नंबर 61 में वर्णित है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। और ये किस देश से लिया गया था, और ये अमेरिका से लिया गया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उत्पन्न विवाद का निपटारा किसके द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा किसके द्वारा किया जाता है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जो दिल्ली में अवस्थित है, उसी के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो उत्पन्न विवाद होता है उसका निपटारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। अभी आप जस्ट 2 से 3 क्वेश्चन पहले पढ़े थे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जाता है। और महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया था, तो ये अमेरिका यूएसए से लिया गया था। याद रखिएगा, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद से लगाया जाता है, तो अनुच्छेद नंबर 61 से लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, भारत के राष्ट्रपति का पद जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद नंबर 52 में वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति का जो पद है ये अनुच्छेद नंबर 52 में वर्णित है। और अगला है, संघ की कार्यपालिका शक्ति। भारत में जो संघ की कार्यपालिका शक्ति है ये राष्ट्रपति में निहित होता है। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये अनुच्छेद नंबर 53 में वर्णित है। तो याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद 52 में, संघ की कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन से संबंधित जितने भी प्रावधान है अनुच्छेद नंबर 54 में वर्णित है। और राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जितने भी नियम रीतियां हैं वो अनुच्छेद नंबर 55 में वर्णित है। और राष्ट्रपति की पदावधि मतलब कार्यकाल जो है वो किस में वर्णित है, अनुच्छेद नंबर 56 में वर्णित है। याद रखिएगा। अगला है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यता। राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जितने भी योग्यताएं हैं वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, 58 नंबर अनुच्छेद में वर्णित है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति पद 52 में, कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 में, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54 में, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीतियां अनुच्छेद 55 में, और इसका पदावधि मतलब कार्यकाल जो है 56 में, और राष्ट्रपति से निर्वाचित होने के लिए उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, अनुच्छेद 58 में। अगला अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अगला अनुच्छेद है राष्ट्रपति का शपथ। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये दो दिया है अंतिम में, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति का शपथ है किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद नंबर 60 में वर्णित है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अभी आप जस्ट पढ़े थे, अनुच्छेद 61 में वर्णित है। तो आप ये राष्ट्रपति से संबंधित कुछ अनुच्छेद याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो उसमें कौन से भाग लेते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले कौन है, तो लोकसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्यसभा के भी जितने निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और विधानसभा के जितने भी राज्य की विधानसभा हैं उनके निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी भाग लेते हैं। जबकि जितने भी राज्य की विधान परिषद होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है। कौन नहीं लेता है, तो जितने भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य होते हैं, वो विधान परिषद के सदस्य होते हैं वो क्या होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है। जब भारत में जब राष्ट्रपति का पद और उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है तो भारत के राष्ट्रपति के पद कौन संभालता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत का मुख्य न्यायाधीश।
भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश के भारत के राष्ट्रपति के क्या होते हैं, पद का ग्रहण करते हैं। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद क्या होता है, खाली हो, तभी भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका पद ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा एवं राज्यसभा में कुछ सदस्यों को मनोनीत करता है, सीधा उनका मनोनयन कर देता है। तो राष्ट्रपति जो होता है, लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो राष्ट्रपति होता है एंग्लो इंडियन व्यक्ति को क्या होता है, मनोनीत करते हैं। एंग्लो इंडियन मतलब विदेशी भारतीय जो होते हैं, उनका मनोनयन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा में दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। कितने? लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन विदेशी भारतीय को राष्ट्रपति जो होता है डायरेक्ट उनका मनोनयन कर देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति को किस तरह से हटाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग द्वारा। राष्ट्रपति पर केवल महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा ही उसे हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदक की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति की राष्ट्रपति के लिए नाम उनका अगर आता है तो उनके लिए प्रस्तावक और अनुमोदक के लिए कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, मतलब कितने सांसद उनका प्रस्तावक हो और कितने सांसद उनका अनुमोदक हो? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 50 सांसद उनका प्रस्तावक और 50 सांसद उनका अनुमोदक होना चाहिए, तभी उस व्यक्ति का नाम राष्ट्रपति चुनाव के लिए दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही किसमें शुरू की जाती है? अगर कोई भी राष्ट्रपति संविधान के उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध क्या होता है, महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग जो होता है भारत के किस सदन में लगाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संसद के किसी भी सदन में। संसद के किसी भी सदन कहने का मतलब लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लगाया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, संसद के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाया जा सकता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बढ़ते आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास करने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? अगर किसी भी राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग लगाया जाता है तो सबसे पहले सदन में उनका समर्थन होना चाहिए। तो सदन में सबसे पहले कितने सांसदों का समर्थन होना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सदन के कुल सदस्यों का कम से कम 2/3 सदस्य का क्या होना चाहिए, उनका समर्थन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर क्या होता है, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। तो सदन के कुल सदस्य, सदन में जो जितने सदस्य होंगे उसके कुल सदस्यों का 2/3 सदस्य क्या होगा, समर्थन होना चाहिए, तभी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। भारतीय आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6 माह तक। अधिकतम उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति के पद अधिकतम 6 माह तक क्या होता है, ग्रहण कर सकता है। इसके बाद क्या होता है, राष्ट्रपति का चुनाव कराना आवश्यक हो जाता है। तो उपराष्ट्रपति जो होता है राष्ट्रपति का पद अधिकतम कितने माह तक रहता है, अधिकतम 6 माह तक ग्रहण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे थे? तो भारत में सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे थे? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे और इन्होंने ही भारत के लिए सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? देखिए क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकता है। तो याद रखिए, देखिए यहाँ पर दिया है लोकसभा और राज्यसभा में, तो राष्ट्रपति द्वारा जो होता है लोकसभा में भी मनोनीत किया जाता है और राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में 2 मेंबर को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है, जबकि राज्यसभा में जो होता है ये टोटल 12 व्यक्ति को मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर दिया राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा
और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? तो क्या जगह 12 और 2 क्या जगह 14 व्यक्ति को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ये पूछ भी सकता है। बढ़ते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ये शक्ति संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति दिया है। तो याद रखिए क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 127 के तहत अध्यादेश को जारी करने की शक्ति किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास होता है। अगला क्वेश्चन है भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। जैसा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है ये संसद के द्वारा अभी वर्तमान में होता है, जबकि भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किस तरह से किया गया था? तो इनका जो चुनाव हुआ था ये संविधान सभा के द्वारा चुनाव किया गया था। तो याद रखिएगा भारत के पहले राष्ट्रपति जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका चुनाव किसके द्वारा किया गया था? ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो भारत में जो राष्ट्रपति होता है राज्यसभा में बात करें तो राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है। जबकि लोकसभा में कितने सदस्यों को? लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है, याद रखिएगा। जबकि टोटल कितना करता है? तो टोटल की बात करें तो टोटल 14 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला क्वेश्चन है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत कहने का मतलब क्या? एक ही वंश के कई व्यक्ति शासन करते हैं, ये क्या होता है? वंशानुगत शासन। तो भारत में ऐसा नहीं दिया है ना। भारत एक गणतंत्र कहने का मतलब क्या? भारत एक गणतंत्र कहने का मतलब है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ये क्या होता है? भारत का गणतंत्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्ति होती है? बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की वीटो शक्ति होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब पूर्ण निषेध, निलंबित निषेध, पॉकेट निषेध, ये 3 तरह के वीटो शक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। बात करते हैं वीटो शक्ति के बारे में, तो वीटो शक्ति जो होता है एक गलत कानून को बनने से रोकने के लिए एक राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है। अगर संसद के द्वारा कोई भी गलत कानून पारित किया जाता है तो उसको राष्ट्रपति के पास से शक्ति होता है जो कि उसे कानून को पारित होने से रोक सकता है। अगला क्वेश्चन है युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो भारत में कौन से व्यक्ति है जो कि युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो होता है भारत के तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। अगर भारत किसी भी देश के खिलाफ युद्ध की घोषणा करता है तो राष्ट्रपति जो होता है इनकी अनुमति देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? बात करते हैं राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जो होता है राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी कर सकता है। बात करते हैं संघ सूची के बारे में, तो संघ सूची जो होता है ये पूर्ण रूपेण केंद्र के पक्ष में होता है, जिस पर केंद्र केवल कानून बना सकता है। समवर्ती सूची होता है, समवर्ती सूची ये होता है केंद्र और राज्य दोनों के पक्ष में होता है, इस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। जबकि जो होता है राज्य सूची होता है, राज्य सूची केवल ये राज्य के क्या होता है? कंट्रोल में होता है, इस पर केवल राज्य सरकार ही क्या होता है? कानून बना सकते हैं। तो याद रखिएगा राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ और समवर्ती सूची, केवल 2 ही सूची पर जो होता है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आपको एक तरह से क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो राज्य सूची के विषय पर क्या होता है? राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। तो याद रखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। एक तो क्वेश्चन यही हुआ कि राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर जारी कर सकता है, जबकि जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर जारी नहीं कर सकता। याद रखिएगा इसमें 2 क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? तो बात करते हैं राष्ट्रपति के द्वारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति का नियुक्ति किया जाता है?
तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी कहने का मतलब भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी कहने का मतलब अटॉर्नी जनरल, जो कि अनुच्छेद 76 के तहत किया जाता है। किसके तहत? अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी का नियुक्ति किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद है राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के राज्यपाल का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामलों में वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। तो बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति जिस एकमात्र मामलों में वीटो शक्ति मतलब पॉकेट वीटो, यहाँ पर पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। किसमें किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी भारतीय डाकघर अधिनियम, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। और ये कौन से राष्ट्रपति किए थे? ये तब जो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह, भारत के राष्ट्रपति थे, इन्होंने पॉकेट वीटो का प्रयोग भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम में किए थे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। तो बात करते हैं जो राष्ट्रपति जो होता है ये किसकी सलाह पर लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर जो राष्ट्रपति जो होता है लोकसभा को भंग कर सकता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो कि राष्ट्रपति को यह शक्ति देता है कि वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति जो होता है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भारतीय राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो बात करते हैं भारत के उस राष्ट्रपति के बारे में जो कि निर्विरोध चुने गए थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जो कि भारतीय राष्ट्रपति थे, ये निर्विरोध चुने गए थे। क्या होगा? निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी, यहाँ पर है प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बीबी गिरी। बीबी गिरी जो कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी राष्ट्रपति थे, ये चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? तो बात करते हैं भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, इनका मृत्यु क्या हुआ था? कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? तो बात करते हैं उस मुख्य न्यायाधीश के बारे में जो कि कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया था। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी एम हिदायतुल्लाह जो कि भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, इन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बात करते हैं भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद ये राष्ट्रपति बने थे। और ये भारत के क्या थे? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये क्या थे? भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिनका मृत्यु क्या हुआ था? कार्यकाल के दौरान ही हो गया था। देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो बात करते हैं भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति के बारे में। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो कि भारत के राष्ट्रपति 2007 से 2012 के बीच रही थी। किसके बीच? 2007 से 12 के बीच रहे थे। और ये भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। क्या थे? भारत के 12वें राष्ट्रपति थे। और ये क्या थे? भारत के पहली महिला राष्ट्रपति थे। आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आज हम इसमें 40 क्वेश्चन, ये काफी इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा ये आपको आगामी एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते किसी अगले